स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मावी एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास के इंग्लिश बुक का 4th चैप्टर जिसका नाम है ओड टू ऑटम। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, with fruit the vines that round the thatch eaves run, to bend with apples the mossy cottage trees, and fill all fruit with ripeness to the core. कोहरे का मौसम और फल मिठास से भरा होता है। परिपक्व सूर्य का जिगरी दोस्त है। उसके साथ योजना बनाते हैं कि कैसे मिठास भरा जाए और आशीर्वाद दिया जाए। लताओं को फल से लाद के जो छप्पर के चारों ओर फैली होती है। सेबों के पेड़ को सेब से झुका दे और सभी फलों को भीतर तक भरकर पका दे। अर्थात कवि पतझड़ के मौसम को शांति, सौम्यता और भरपूर फलफूल से भरा हुआ बताता है। इस समय प्रकृति परिपक्व और सुंदर दिखाई देती है। पतझड़ को सूर्य का मित्र बताया गया है क्योंकि दोनों मिलकर फलों तथा अनाज को पकने में सहायता करते हैं। कवि पतझड़ को मानवीय रूप देता है, जैसे वह सूर्य के साथ मिलकर धरती को समृद्ध बनाने की तैयारी कर रहा हो। प्रकृति में हर जगह फल फूल की भरमार देखने को मिलती है, जो समृद्धि का संकेत है। इतने ज्यादा सेब लगते हैं कि पेड़ों की डालियां नीचे की ओर झुक जाती हैं। यह अच्छी फसल और प्रकृति की उदारता को दर्शाता है। पतझड़ केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदर तक पकाव लाता है, किसी भी चीज में कच्चापन नहीं छोड़ता। टू स्वेल द गोड एंड प्लम्प द हजेल शेल्स with a sweet kernel to set budding more, and still more later flowers for the bees, until they think warm days will never cease. For summer has overbrimmed their clammy cells. कद्दू को बड़ा और गुद्देदार बना दे, अखरोट को उसके छिलके तक पका दे। अधिक से अधिक कलियां खिलें और बाद में फूलों को मधुमक्खी को दे दें, जब तक वे यह नहीं सोचते कि गर्म दिन कभी खत्म नहीं होंगे। इन गर्मियों में मधुमक्खियों का छाता लबालब शहद से भर जाता है। अर्थात कवि का तात्पर्य है, यह मौसम प्रत्येक फलफसल को उसकी पूर्णता तक पहुंचाता है। पतझड़ विकास को रोकता नहीं बल्कि आगे बढ़ाता है। नई कलियां बनने लगती हैं। मधुमक्खियों को पर्याप्त समय तक फूल मिलते रहते हैं, जिससे वे रस जुटा पाती हैं। प्रकृति इतनी अनुकूल रहती है कि मधुमक्खियां भ्रमित हो जाती हैं कि यह मौसम हमेशा ऐसा ही रहेगा। गर्मी के मौसम में भी फूलों की प्रचुरता से मधुमक्खियों के छत्ते शहद से भर चुके होते हैं। स्टैंजा 2, यह स्टैंजा ऑटम को एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत करता है। Who hath not seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wine. किसी ने तुम्हें अनाजों के स्टोर, गोदाम के पास नहीं देखा? कभी कभी जो कोई बाहर खोजता है, तुम्हें पा सकता है। तुम अनाजों वाले फर्श पर बेपरवाह बैठे रहते हो। जोर से बहती हुई हवाओं में तुम्हारे बाल थोड़ा उठ जाते हैं। अर्थात कवि कहता है कि हर कोई इस मौसम की समृद्धि देख सकता है, यह छुपी हुई नहीं है। पतझड़ हर जगह दिखाई देता है, खेतों, बागों और प्राकृतिक दृश्यों में। ऑटम को ऐसे दर्शाया गया है जैसे वह कटाई के बाद के आराम और संतोष का समय हो। यह दृश्य शांति, सौम्यता और ठंडी हवा के सुखद अनुभव को दर्शाता है। और on a half-reaped furrow sound asleep, drowsed with the fume of poppies, while thy hook spares the next swath and all its twine flowers. And sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook, or by a cider press, with patient look, thou watchest the last oozings, hours by hours. या आधे कटे हुए सोए फसल पर, पप्पीज, खसखस एक सुगंधित पौधा के मधुर सुगंध पर, जब तुम्हारा हंसिया फूलों की अगली कतार छोड़कर चलती है, और कभी कभी फसल इकट्ठा करने वाले के रूप में देखा जा सकता है।
अपने सिर पर रखकर छोटे छोटे नाले को पार करता है और साइडर प्रेस, जूस निकालने वाला मशीन को धैर्यपूर्वक के साथ देखती हो। तुम घंटों तक जूस की बूंदों को निकलते हुई देखती हो। अर्थात कवि कहता है कि कटाई का कार्य चल रहा है, कुछ हुआ, कुछ बाकी है। पतझड़ विश्राम कर रही हो, ऐसा चित्रण है। पोस्ता के फूलों की सुगंध नींद और आराम का भाव लाती है। पतझड़ इतनी सुखद है कि जैसे काम अधूरा छोड़कर आराम कर रही हो। यह आराम और संतोष की तस्वीर है। पतझड़ को मजदूरों की तरह दर्शाया गया है जो खेत में दाने बटोरता है। यह दृश्य मेहनत, धैर्य और श्रम का प्रतीक है। पतझड़ धैर्यपूर्वक फसलों और फलों के रस बनने की प्रक्रिया का प्रतीक है। यह धैर्य, प्रतीक्षा और मेहनत के बाद मिलने वाले फल का प्रतीक है। स्टैंजा 3। यह स्टैंजा पतझड़ के संगीत और समाप्ति के सौंदर्य को दिखाता है। Where are the songs of spring? A. Where are they? Think not of them, thou hast thy music too. While barred clouds bloom the soft dying day, and touch the stubble plains with rosy hue. Then in a wailful choir the small gnats mourn. बसंत के गाने कहाँ है? अरे वे कहाँ है? उसके बारे में मत सोचो। तुम्हारे पास भी तो संगीत है। जब बादल के छोटे छोटे टुकड़े संध्या के समय चमक उठते हैं, जब खुटी ठूंठी मैदानों को स्पर्श करता है तो गुलाबी रंग में चमकने लगता है, तब छोटे छोटे तितलियां एक साथ मिलकर शोक गीत गाती है। अर्थात कवि मानता है कि वसंत के गीत सुंदर थे, पर अब वे नहीं हैं, क्योंकि मौसम बदल चुका है। कवि कहता है कि हर मौसम का अपना सौंदर्य और संगीत होता है, पतझड़ भी कम नहीं। शाम का दृश्य मन मोह लेने वाला होता है, दिन का ढलना भी सुंदर लगता है। डूबते सूर्य की लालिमा खेतों को रंग देती है, दृश्य अत्यंत सुंदर हो जाता है। कवि कीटों की आवाज को संगीत जैसा मानता है, मानो वे गा रहे हों। Among the river sallows, borne aloft or sinking as the light wind lives or dies. And full-grown lambs loud bleat from hilly bourne. Hedge crickets sing, and now with treble soft. The redbreast whistles from a garden croft. And gathering swallows twitter in the skies. नदियों के बीचों बीच, ऊपर उठता हुआ या डूबता हुआ हल्की हवाएं चलती है या रुक जाती है और बड़े बड़े बच्चे, मेमने, पहाड़ की वादियों से चिल्लाते बटा मिमियाते हैं, झिंगुर गाते हैं, और अब मधुर आवाज के साथ रॉबिन पक्षी बगीचे की ओर से सीटी बजाता है और स्पैलोज, अबाबील, पक्षी आकाश में एकजुट होकर चहचहाते हैं। अर्थात कवि कहता है कि यह संगीत प्रकृति में हर जगह सुनाई देता है। हवा के साथ उनका संगीत भी बदलता है। यह भी पतझड़ का संगीत है। प्रकृति के जीव जंतु भी संगीत बनाते हैं। झींगुरों की आवाज भी संगीत का हिस्सा है। आवाजें अलग अलग सुरों में सुनाई देती हैं। पक्षियों की ध्वनि भी मौसम के सौंदर्य को बढ़ाती है। चिड़िया प्रवास की तैयारी करती हैं। यह पतझड़ के अंत और सर्दियों के आगमन का संदेश है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल